देखें कि इस वक्त ज़मीन के ऊपर तकरीबन 8 अरब के करीब इंसानों की आबादी है, और वो 8 अरब की जो आबादी है उसके लिए हमें खुराक की भी ज़रूरत है, उसके लिए हमें रिहाइश की भी ज़रूरत है, उसके लिए हमें कपड़ों की भी ज़रूरत है। ये तीन वास्ता इन तमाम जंगली जानवरों, परिंदों और जंगलात के ऊपर क्या है, उसका इन्हिसार है और वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कम्युनिटी मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कि जो कम्युनिटीज़ है उनको हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि हमने जो ये हमारे कुदरती वसाइल हैं, जो जंगलात हैं, जो जंगली हयात हैं, जो चरिंद परिंद हैं, इनका हमने किस तरह से दानिशमंदाना इस्तेमाल करना है ताकि हम इनको इस्तेमाल भी करते रहें और इनकी जो नस्लें हैं वो ख़त्म भी ना हों। तो जब एक जानदार या एक पौधा या एक परिंदा जब उसकी नस्ल ज़मीन के ऊपर से ख़त्म हो जाती है तो फिर इकोसिस्टम जो होता है, जो पूरा माहौल है, उसके अंदर बगाड़ पैदा हो जाता है। तो इस हवाले से हमारा एक सेशन होगा तकरीबन 1 घंटे का। अमादुद्दीन जंगी साहब मुज़फ़्फ़राबाद से खसूसी तौर पे आए हैं, ये हमें इस हवाले से लेक्चर देंगे कि हमने ये जो कुदरती वसाइल हैं इनका होती है। तो हमारा जो आज का सेशन है उसमें जंगली हयात की तारीफ है कि जंगली हयात बेसिकली होती क्या है और फिर जंगली हयात की अहमियत क्या है, और जंगलात या जंगली हयात का हमारे माहौल के साथ हमारा जो ताल्लुक है, रवैया है, वो कैसा है अब तक का। इसमें आप भी रियलाइज़ करेंगे कि हम कैसा रखते हैं इनके साथ ताल्लुक, और फिर हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं इनको बचाने के लिए। तो सबसे पहले जैसे साजिद साहब ने बताया था कि जंगली हयात की जो डेफिनेशन है, बेसिकली जो तारीफ है वो ये है कि ऐसे तमाम हैवानात जो गैर पालतू है, यानी जानवर जो गैर पालतू हैं, यानी इंसान ने नहीं पाले हुए, और ऐसी तमाम पौधे जिनकी इंसान काश्त नहीं करता, जो अपने कुदरती माहौल में होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ होती है। इसकी अगर सादा सी आप तारीफ करें तो वो बनती है कि ऐसे जानदार जिनकी खुराक, अफजाइश नस्ल और मस्कन पर इंसान का कोई अमल दखल नहीं, वो चाहे पौधा हो, वो चाहे जानवर हो, वो चूंटी हो। ऐसे तो जंगली हयात या जंगलात या वाइल्ड लाइफ का जब भी नाम सुनने को आता है तो हमारे जहन में बड़े जानदार आते हैं, हाथी आता है, जराफा आता है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो हर वो शय, हर वो पौधा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुदबीनी जानदार वाइल्ड लाइफ है जिसकी खुराक, अफजाइश नस्ल और मस्कर पे इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ना तो इंसान ने उसको रिहाइश दी हुई है, ना इंसान उसको खुराक मुहैया कर रहा है, उसके लिए बंदोबस्त कर रहा है, और ना इंसान उसके लिए उसकी अफजाइश नस्ल का समा बनाता है। वो तमाम जानदार, वो बेशक पौधे हों, वो जितने भी जानदार है, मछलियां, सब इसी में आते हैं। अब आगे हम कहते हैं कि गैर घरेलू या गैर पालतू जानवर, और फिर गैर तयशुदा नबातात, और फिर हमारे पास आगे खुर्दबीनी जानदार, एल्गी, फंजाई और लाइकन्स, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब मस्कन की अगर हम बात करते हैं कि मस्कन क्या हो सकता है, यानी जैसे हमने अभी बात की थी कि इंसान ने मस्कन दिया हुआ है, बकरी है, गाय है, ये सारे मस्कन इंसान प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ के मस्कन की बात करें तो आप याद रखें कि वाइल्ड लाइफ बाशों के मैदान, मैदानी इलाके, घास के मैदान, आबी निज़ाम, नाले, तालाब, और अब जो सबसे अहम बात है वो है शहरी इलाके। ऐसे तो जब भी हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो हमारे जहन में तो जंगलात ही आते हैं कि जंगलों में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जंगली हयात हमारे शहरों में भी रह रही है और उसको अर्बन वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। वो भी मसाइल का शिकार है, उसको भी मसाइल है, वो जंगलों में है। हमारे जहन में तो आता है कि जंगली हयात तो जंगलों में रहती है, भाई ऐसा नहीं है, जंगली हयात शहरों में भी रहती है, क्योंकि जंगली हयात की तारीफ ही यही है कि ऐसे तमाम जानदार जिनकी खुराक, अफजाइश नस्ल इंसान पे अफजाइश नस्ल और खुराक और मस्कन पे इंसान का अमल दखल नहीं है। तो उसमें आपके शहरों में रहने वाले जितने भी चिड़िया है, कौवा है, बाकी जितनी चीज़ें हैं, उसमें उसको भी तो खुराक हम नहीं दे रहे, वो भी तो ऑटोमेटिकली रह रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं, तो इनके मस्कन में ये भी होता है। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ से ज़रा हट के हम जाते हैं तो हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे, जिसको हम हयातियाती तनाव कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब पहले हमने कहा कि जंगली हयात कौन सी है, जिसपे इंसान का कोई अमल दखल नहीं, वो जंगली हयात है, उसके ना मस्कन पे है, ना रिहाइश पे है, ना अफजाइश नस्ल पे है। जब हम हयातियाती तनों की बात करते हैं तो फिर तमाम चीजें शामिल है, उसमें इंसान भी शामिल है। हयातियाती तनों या बायोडाइवर्सिटी इलाके में कोई एक दरख्त है किसी किस्म का, वो 20 है, बी जो है वो भी 20 है, कोई एक दरख्त थी, ये टोटल हमारे पास 5 किस्म के दरख्त हो गए, अनवा कितनी है 5, और टोटल तादाद इनकी हो गई हमारे पास 100। ये दरख्तों की बात करते हैं कि चीड़ है, कऊ है, जो है, जैतून है, जो भी है। अगर इन सबको हमने कहा इनकी अकसाम कितनी है 5 और उनकी तादाद कितनी है 100, 20 के हिसाब से हमने इकट्ठा किया है।
अब इसी तरीके से हमारे पास कोई जानवर है और वो ये है F है, तो वो भी 20 है, G भी 20 है, H भी, तो हम कहते हैं टोटल नवा कितनी होगी हमारे पास 5, और टोटल तादाद कितनी होगी हमारे पास, तादाद होगी 100। तो अब किसी एरिया के अंदर जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, इसमें इंसान भी ला सकते हैं आप, तो हम बात करेंगे कि किसी एक चीज का नाम बताएं, कोई सी एक चीज पकड़े, उसका पीछा करते जाएं, वो आपको अपने माहौल से मिलती है। कोई चीज एक पकड़ लें, दवाई, तो आपको पता होगा कि जितनी भी दवाइयां, ये मेडिसिन, ये जितनी भी मेडिसिन है, ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ये कोई कहाँ पे बनती है, फैक्ट्रियों में बनती है, वो सिंथेटिक होती है। वरना पहले हकीम जो दवाइयां देते थे, आज 20 साल पहले चले जाए, इंसान तो 28 लाख साल से इस जमीन पे है, तो ये जो मेडिसिन, ये दवाइयां, ये तो 50 साल पहले आई हैं। उससे पहले भी तो दवाइयां इस्तेमाल होती थी। वो कौन सी दवाइयां थी, किधर से आती थी? तो वो यही पत्तों से दवाइयां थी। उन्हीं दवाइयों को, उन्हीं पत्तों से एक्सट्रैक्ट की हुई, प्लांट से एक्सट्रैक्ट की हुई चीजों को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर, गोलियां बना ली। आज भी अगर आप देखेंगे, पुराने बूढ़े जानवरों का इलाज करते थे, याद होगा आपको, भैंस बीमार हो गई तो क्या कहते थे जी, कड़ा बनाओ जी, जवैन कड़ा बनाओ, सौंफ का कवा बनाओ, उसको गुड़ दो, उसको देसी घी दो। तो ये क्या चीजें थी, ये दवाइयां थी सारी। अब क्या होता है, अब भैंस बीमार होती है, उसको बुखार हो गया तो क्या करना है, उसको डॉक्टर बुलाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं, बुखार खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो इंजेक्शन के अंदर क्या चीजें थी, वही तो एक्सट्रैक्ट है जो आप पहले देते थे। पहले भी तो बुखार ठीक हो जाता था भैंस का, बकरी का, लेकिन अब फर्क पड़ गया उससे, अब नुकसान हो रहा है उसका। तो इंसानी जिंदगी का मुकम्मल दारोमदार जो है वो माहौल पे है। अगर सिर्फ शहद की मक्खियां या उसके रिलेटेड जितनी मक्खियां हैं, जिनमें बटरफ्लाइज भी आती है, अगर सिर्फ ये खत्म हो जाए हमारी जमीन से, जो कि खत्म हो भी रही है, वो मैं बताता हूँ कैसे खत्म हो रही है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जमीन जो है सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर पौधे उगना बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ, या 2 साल। अब हम आपके ज़हन में बात आती होगी कि ये कैसे मुमकिन है कि अगर मक्खियाँ खत्म हो जाएंगी या बटरफ्लाइज, जिन्हें हम तितलियाँ कहते हैं, खत्म हो गई तो जो है वो तबाह हो जाएगी, ज़राअत खत्म हो जाएगी दुनिया की, या 30% ज़राअत खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? क्योंकि ये जब फूलों के ऊपर बैठते हैं, रस चूसते हैं, तो ये उनके जरदाने उठाते हैं, पोलिनेशन करवाते हैं, जरबारगी होती है इनकी आपस में। तो जब मक्खियाँ रस चूसना छोड़ देंगी, मक्खियाँ होंगी नहीं, जरबारगी नहीं होगी, ये अमल रुक जाएगा, या ये इंतहाई कम हो जाएगा, हवा के थ्रू होगी बारिश, क्योंकि इंतहाई कम हो जाएगा, तो जमीन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हम जितनी चीजें खाते हैं, जितनी चीजें, आप किसी चीज को ले लें, चावल जमीन से आता है, रोटी जमीन से आती है, मिर्ची, सुर्ख मिर्च आप कहते हैं, जमीन से आती है। कौन सी चीज है जो आप कहेंगे, आप कहते हैं गोश्त, हम तो गोश्त खाते हैं भाई, गोश्त भी जमीन से आता है। आप कहेंगे जमीन से कैसे आता है, मैं कहता हूँ जी जमीन से ऐसे आता है कि अगर जमीन के ऊपर चारा नहीं होगा तो बकरी नहीं जिंदा रह सकती, तो गोश्त कहाँ से मिलेगा भाई? मैं तो मुर्गी खाता हूँ भाई, मुर्गी अगर जमीन पे घास नहीं होगा, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, तो मुर्गी भी जिंदा नहीं रह सकती। मुर्गी डायरेक्ट घास तो नहीं खाती, लेकिन कीड़े मकोड़े तो खाती है, दाना तो खाती है, दाना तो पौधे लाते हैं भाई। जितनी चीजें आप खाते हैं, जितनी चीजें खाते हैं, वो जमीन से आती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जमीन से आ रही है। उसको आप अंदाजा लगाएं, किसी चीज को ले लें, आप कोई एक चीज लें, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी जमीन के साथ और पौधों के साथ लगता है। हर चीज जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है, जेर इस्तेमाल है, उसका ताल्लुक जमीन के साथ है। और ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं जो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बनाई थी, क्योंकि वो हमारे जद्दे अमजद हैं, हम उन्हीं की आल में से हैं। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे फायदे के लिए हैं। वो हमें ये डायरेक्ट फायदा दे रही है या इनडायरेक्ट फायदा दे रही है। डायरेक्ट फायदे में आपके जितने भी खाना है, लिबास है, दवाएं हैं, केमिकल मादे हैं, तमीराती सामान, आप जिन चीजों में बैठे हुए हैं, ये कहाँ से आई है? आप कह सकते हैं ये लकड़ी, ये कुर्सी किससे बनी है, ये मटेरियल किससे बना है? हमने कहा मैंने तो गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी में तो जमीन का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको इल्म होगा कि ये गाड़ी जो है वो लोहे से बनी है और लोहा जमीन के अंदर है। भाई मैंने तो सोना पहना हुआ है, भाई सोना कहाँ से है? जमीन से है। कौन सी चीज है, कोई एक चीज बताओ जो इंसान ने बनाई हुई है? इंसान ने सिर्फ क्या किया, उसको मॉडिफाई किया है। बना कौन सकता है? मक्खी का पर नहीं, अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं मक्खी का पर बना के दिखाओ, पर। इंसान पर नहीं बना सकता। पूरी दुनिया की मखलूकात इकट्ठी हो जाए तो मक्खी का पर नहीं बना सकती। तो हम जितनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गाड़ी हो, वो हवाई जहाज हो, वो रेल हो, किसी चीज को भी लेंगे, जब आप उसको तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमारे एनवायरमेंट से आई है, ये तो हमारे माहौल का हिस्सा है, ये तो मेरे अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं सारी की सारी, जितनी मादरियात में। कौन सी चीज है जो आपको जमीन से नहीं मिलती? ये बताएं, कौन सी चीज है जो जमीन से नहीं मिलती? अच्छा, अब जमीन का अगर हम बात जमीन की आ गई, भाई जमीन कहां से आ गई? तो जमीन के बारे में जो साइंसदानों ने मालूमात इकट्ठी की हैं, वो ये की हैं कि तकरीबन 13 अरब 80 करोड़ साल पहले दुनिया में इस कायनात में एक धमाका हुआ
उसके नतीजे में जो है वो जमीन मर्ज वजूद में आई और जमीन की इब्तिदा तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ साल पहले हुई। इस जमीन के ऊपर जिंदगी की इब्तिदा तकरीबन 4 अरब 10 करोड़ साल पहले हुई। ठीक है, ज़ियात अलिफ का अमल तकरीबन 3 अरब 50 करोड़ साल पहले हुआ। अच्छा, इंसान जो है इस जमीन पे कब आया? तकरीबन 28 लाख साल। तकरीबन से मुराद ये है कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, तकरीबन इसलिए लगा रहा हूं साथ में। ये एग्जैक्ट नहीं है कि मैं जो बात कह रहा हूं टू दी पॉइंट यही है, लेकिन इसके आसपास का है एरिया जो बता रही है साइंस कि तकरीबन 28 लाख साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन के ऊपर भेजा गया। और ये फिर जो जदीद इंसान है, यानी जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, इसके बारे में साइंस कहते हैं ये तकरीबन 2,10,000 साल पहले आया। अब आप बड़े हैरान होंगे, ये बड़ी अजीब सी एक स्टोरी है कि यानी 2,10,000 साल पहले की बात है, ये इतनी पुरानी बात नहीं है। और जमीन पर जो पहला घर तामीर हुआ है, जिसको एक गार नुमा घर था, यानी खुदाई करके गार बनाई। उससे पहले कैसे रहते थे? जंगलों में रहते थे इंसान। उससे पहले यानी पहला जो घर बनाया वो तकरीबन 1,76,000 साल पहले बना है। गार नुमा घर खोदा, यानी जमीन को खोदा ताकि धूप और बारिश से बचा जा सके, गार नुमा घर बनाया इंसान। तो उसका जो रिकॉर्ड मिलता है साइंसदानों के मुताबिक वो सिर्फ 1,76,000 साल का पहले का मिलता है तकरीबन। अब देखें, इंसान ने जो सबसे पहले चीज पालतू बनाई वो कुत्ता था। जो सबसे पहले चीज पालतू बनाई ना अपने माहौल से ली। हम कहते हैं आज हमारे पास भैंस भी है, बकरी भी है, गाय भी है, सारी चीजें हैं हमारे पास, हमने फसलें उगाई हुई है, मकई उगाई है। जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले कुत्ता, और तकरीबन 23,000, बाद सरकार कहते हैं 16,000 साल पहले, बाद कहते हैं 25,000 साल। लेकिन ये सबसे पहले जो चीज पालतू बनाई इंसान ने वो था कुत्ता। कैसे बनाया? इंसान शिकार करते थे, जब वो शिकार करते थे तो अब उसकी जो चीजें बच जाती थी जैसे खाल या हड्डियां या बाकी चीजें, तो ये जो जंगली वोल्फ थे ये इंसान के पास आ जाते थे। अब वो बची कुची चीजें वो खाते थे, तो इंसान के साथ उनकी दोस्ती हो गई, वो इंसानों के साथ रहना शुरू हो, यानी प्यार मोहब्बत का पहला रिश्ता यहीं से शुरू इंसान का और बाकी जानवर। अब आप देखेंगे कि इंसान ने सबसे पहले खेती बाड़ी जो शुरू की ना वो तकरीबन 11,500 साल पहले थी, इससे पहले नहीं थी। मैंने क्या कहा? 2,10,000 साल पहले इंसान जो है वो होमो सेपियंस है। 28 लाख साल पहले इंसान की कुछ मिलती है कि रिकॉर्ड 28 लाख, लेकिन जो होमो सेपियंस है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, उनके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 2,10,000, इससे ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अब इंसान ने जो बकरियों को पालतू बनाया वो तकरीबन 10,500 साल पुरानी बात है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। 10,000 आज से पीछे चले जाए, तकरीबन 10,000 साल पहले इंसान ने बकरियों को पालतू बनाया कि वो शिकार करते थे। कहीं पर देखा एक बड़ा अज्जड़ बड़ा जाट, उसमें कुछ प्रेग्नेंट थी, यानी वो पेट से थी, तो इंसान ने बजाय उनको मारने के रखा। वो जब हुई तो उनके जहन में आया कि हम इनको क्यों न रख लें, बजाय इसके कि रोज बागम बाग में हम पकड़ते हैं उनको, इनको रख लेते हैं। उनने रख ली, बकरियां में उनके साथ हो गई, कुत्ता भी साथ था, फसल भी जो काश्त करना शुरू कर गई। अब वो जो चलने फिरने का तल्लक सा ना वो रुक गया। अब इंसान ने डेरे डालना शुरू कर दिए जमीन के ऊपर। अब क्या हुआ? फिर ये तकरीबन 8,000 साल पहले चावल की फसल काश्त की। अब ये सारी चीजें उसने कहां से, बीज कहां से लाया? भाई जो की फसल तो उसने उगाई, लेकिन बीज कहां से आया? बीज तो उसने इन्वायरमेंट से लिया ना। चावल कहां से है? इन्वायरमेंट से लिया ना, वो आसमान से तो नहीं गिरे, इंसान ने खुद तो नहीं बनाए। लेकिन क्या हुआ कि इंसान ने इकट्ठे करना शुरू कर दिया, खुद से काश्त करना शुरू कर दिया। जो ऑटोमेटिकली हो रही थी चीजें उनको कन्वर्ट करके उसके ऊपर उन्होंने अमल शुरू कर दिया। इसी तरीके से जो घोड़ा है वो तकरीबन 5,500 साल पहले इसने तैयार किया, इंसान ने अपने काबू में किया। अब ये दुनिया का नक्शा है जिसके ऊपर ये बता रहा है कि इंसान जो है वो तकरीबन 20 लाख साल पहले यहाँ से निकला है, और ये सारे साल में 12,000 साल पहले यहाँ तक आया, 4,500 साल तक यहाँ पर पहुंचा। ये एशिया में सबसे पहले अफ्रीका में था। अब आपको पुरानी जो तफसीर है उसमें से भी पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे फेंका तो सहरा में फेंक दिया, तो ये अफ्रीका सारा सहरा है। साइंसदानों के मुताबिक इंसानों की आबादी यहीं से चलना शुरू हुई, होमो सेपियंस, ये अफ्रीका से, तो आम दुनिया के कोनों में फैले, अफ्रीका से निकले। अब इंसान की आबादी जो दुनिया में थी तकरीबन 5 मिलियन थी, 10,100 साल पहले। 10,000 साल पहले 5 मिलियन बंदे थे, सिर्फ 5 मिलियन, 50 लाख बंदा। अच्छा, आबादी 50 मिलियन हो गई, 4,800 साल पहले 50 मिलियन हो गई, और अब आबादी कितनी है? तकरीबन 8 अरब, तकरीबन 7 अरब 90 करोड़ है, तकरीबन 8 अरब है आबादी। अब आबादी के बढ़ने से क्या हुआ? अब मसाइल शुरू होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ मसाइल है ना, अब शुरू हो रहे हैं। कि इंसान के जो ही आबादी बढ़ना शुरू हुई तो इंसान ने क्या किया कि कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो कुदरती वसाइल जो इंसान को जिंदा रहने में मदद देते थे, जो मकसद हयात नहीं था इंसान का,
लेकिन क्या हुआ कि इंसान ने इन्हीं वसाइल को बेदरेक इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब माहौलियाती अवामल में इंसान ने मुदाखलत शुरू कर दी। 1600 में, यानी आज क्या 2023 है, तो 1600 में पीछे चले जाए। 1600 में सिर्फ 5% जमीन जेर इस्तेमाल थी तकरीबन, और 1900 में 50% जमीन जेर इस्तेमाल आ गई। आपके सामने ये एक मैप आ रहा है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है लैंड यूज इन 1700, 1800, 1900 एंड 2000। अब ये नीचे लिखा हुआ है, ये रेड वाला अर्बन है, ये उससे जो थोड़ा लो कलर है ये विलेजेस हैं, ये ग्रीन कलर का क्रॉप लैंड है, ये डार्क ग्रीन जो है वुड लैंड है, रेंज लैंड है येलो कलर का, वो वाइल्ड है ये जो हल्के ग्रे कलर का है। रेंज लैंड वो है जो इंसान ने आप इनके ऊपर मुदाखलत शुरू की, ये पीले कलर की, और वो ग्रीन वो थी वुड लैंड जो प्योर नेचुरल थी। अब आप हिसाब लगाएं 1700 में ग्रीन कलर कितना ज्यादा था और 2000 में कितना कम। ये 1700, ये 1800, ये 1900 और ये 2000, यानी सारी रेंज लैंड में और क्रॉप लैंड में कन्वर्ट हो गई ये दुनिया। आज यहाँ की सिर्फ बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने चल रहा है कि ये लैंड यूज है, जिसका सोर्स भी वो नीचे लगा हुआ है, जो मैप जो इन्होंने डेवलप किया है। अच्छा, अब ये हुआ कि ये देखें आप 1700 में इतना था, अब ग्रीन कलर देखें, डार्क ग्रीन कलर, ये नेचुरल हैबिटेट था। अब 1800 में देखें, अब 1900 में देखें, तो ये अब 2000 में देखेंगे कितना एरिया जो है वो इस जमीन का जो है उसके ऊपर इंसान ने मुदाखलत कर ली है, इस्तेमाल ले आया, जेर इस्तेमाल ले आया, लेकिन है भी किस तरह से बेदरेग, यानी वाइज यूज नहीं है, पायदाराना उसका इस्तेमाल नहीं है, ये वो इस्तेमाल है जिसकी वजह से इसको नुकसान हो रहा है। अब ये इन सारी चीजों को समझने के लिए एक खास टर्म समझनी पड़ेगी हमें, वो है माहौलियाती निज़ाम, इकोसिस्टम। यानी हर जगह पे जितने भी है ना अल्लाह ने जो निज़ाम बनाए वो सारे के सारे एक इकोसिस्टम बेस्ड है। अगर हम आज़ाद कश्मीर को सिर्फ ले लें तो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी तकरीबन देखिए आप हर जगह का इकोसिस्टम डिफरेंट है। आप अगर बिम्बर से निकलेंगे मिरपुर की तरफ, तो बिम्बर में जो जंगली हयात हैं, जो जंगलात हैं, वो थोड़े मुख्तलिफ होंगे। कोटली की तरफ जाएंगे मुख्तलिफ होंगे, कोटली से सुजनुद्री की तरफ जाएंगे तो मुख्तलिफ होंगे, बाग कोटा वैली की तरफ जाएंगे तो मुख्तलिफ होंगे, मुजफ्फराबाद में चले जाएंगे मुख्तलिफ होंगे, तमाम जानदार आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। जुई नीलम में जाएंगे तो मुख्तलिफ मिलेंगे। अब बिम्बर में जो हमारे पास है रेड जंगल फॉल, जंगली मुर्गा, वो आपको सिर्फ बिम्बर में मिलता है, ऊपर किसी एरिया में नहीं। अब बर्फानी तितली है वो आपको सिर्फ ऊपर वाले एरिया में मिलती है, नीचे नहीं मिलेगी। रीच जो है वो नीलम में है, ब्लैक बियर ब्राउन बियर आपको नीचे नहीं मिलेगा। इसी तरीके से वहां पे दियार है, ब्याड़ है, आपको यहाँ पे दियार ब्याड़ नहीं मिलेगा। ये कोटली सदनुती में आपको पाइन मिलेगा, ये चीड़, इधर नीचे बिम्बर में आपको चीड़ भी नहीं इतनी मिलेगी। तो हर एरिया में जो भी एरिया होगा वहां पे उसकी अपनी जो है वो बायोडाइवर्सिटी होती है। उस बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि आपस में एक ताल्लुक रखा होता है, जानदारों और बेजान सब ने, ये नहीं कि सिर्फ जानदार। ये बताने का मतलब ये है कि अगर बिम्बर के बेजान अशिया को अगर आप मिलाएं तो क्लाइमेटिक कंडीशन रेतनुमा एरिया है, टीले हैं छोटे छोटे। अब जब ये बेजान चीज है, रेत बेजान चीज है, लेकिन बेजान चीज ही ने बेसिकली जानदारों के साथ ताल्लुक बनाया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप नीलम में जाएंगे तो वहां पे टेम्परेट जोन है, यानी नमी ज्यादा होगी, वेट होगा वो एरिया, वहां पे प्यार है। अब ये माहौलियाती निज़ाम के दो बड़े हिस्से होते हैं, एक जानदार अशिया और दूसरे बेजान अशिया। जानदार अशिया में कोई जानवर और पौधे आगे, खुरदरी जानदार आगे, बेजान में मट्टी हवा पानी और दर्जा लाना। अब इसमें से ये सारी चीजें जिसकी भी मिकदार कम या ज्यादा होगी उसकी वजह से जानदार पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहें कि सिर्फ जानदारों को बचाना है, हम सिर्फ जानदारों को बचाएंगे। अगर हम जमीन को तबाह करेंगे, सिर्फ जानदारों को बचाएंगे, तो जमीन का भी ताल्लुक है जानदारों के साथ। तो जब जमीन डिस्टर्ब होगी, उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, उसके अंदर तब्दीली करेंगे, तो वो अपना असर दिखाएगी। ठीक है, अब जैसे आपके सामने ये एक जाल है, एक जाल है खुराक का, कि जी जो है वो घास उगती है, टिड्डा होता है, उसके ऊपर जो है वो रैट होता है, डियर खाती है, जिराफ खाता है, जिराफ को जो है वो लायन खा जाता है। इसी तरीके से टिड्डे को जो है वो खा जाती है चिड़िया। अच्छा, रैट को जो है वो खा जाती है फॉक्स। अच्छा, हिरन के बच्चों को भी फॉक्स खा जाती है, लोमड़ी खा जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप कहते हैं कि चिड़िया को सांप खा जाता है। एक चेन आपने देखा होगा ना, हर एक चीज जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। अच्छा, फॉक्स को जो है वो लिपड़ खा जाता है, सांप को जो है वो हम कहते हैं जितने भी जब ये मरते हैं तो इनको जो है वो खा जाते हैं, वल्चर आके, गिद्ध आके खा जाते हैं। अब कभी हमने गौर किया कि ये सारा एक चेन चल रहा है जमीन के ऊपर।
जहां का भी कोई मौलियाती निज़ाम है वहां पे ये जानवर मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम फर्ज करें मैंने बनाया है लायन, लायन पाकिस्तान में है ही नहीं, लायन पाकिस्तान में है ही नहीं, बब्बर शेर। लेकिन मैं ये जनरल बताने के लिए है कि अगर कोई भी जानवर है, अब लायन नहीं है तो राइनो भी नहीं है, ज़राफा भी नहीं है, समझ गए? तो अगर हमारे पास लिपट है तो लिपट में फॉक्स भी है, डियर भी है, बाकी चीजें भी हैं। तो ये है वो निज़ाम जिसके तहत मौलियाती निज़ाम कायम हुआ है। मौलियाती निज़ाम ने अगर काम छोड़ दिया, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये गौर करें इस बात पे, ये बात मामूली नहीं है कि यही मौलियाती निज़ाम है जो आपके सामने है कि हर जानदार दूसरे जानदार के साथ उसकी खुराक भी बना हुआ है और उसने माहौल को भी कायम किया हुआ है। अगर आप सिर्फ इसमें से टिड्डे निकाल दें या टिड्डे ज्यादा कर दें, दोनों सूरतें खत्म हो जाएं या ज्यादा हो जाएं, आपकी इन्वायरमेंट जो है, इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। कैसे? टिड्डी दिल का हमला सुना होगा आपने, टिड्डी दिल हमला के जो चीज आ गई है चाट जाती है फसलों पर। अब इसी तरीके से अगर ये कम होंगी तो तब भी नुकसान होगा, क्योंकि ये अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मैं आगे एक दो मिसाल दूंगा, हर जानवर का मिसाल देना मुश्किल है, लेकिन एक खास मिसाल दूंगा आपको कि हर जानदार जो है वो इन्वायरमेंट को उसने कैसे सहारा दिया हुआ है, इस माहौल को कैसे उसने रखा हुआ है। ये मॉरिशस आइलैंड है, यहाँ पे ये इसकी ये शक्ल है, ये इसका मैप है मॉरिशस आइलैंड का। इस पे खास किस्म का पौधा था जिसका नाम था कैलोरिया या कैलवेरिया, मॉरिशस आइलैंड पे। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ एक मिसाल किसी एक एरिया से जो स्टडी हुई है उसकी मिसाल देता हूँ। अगर आप इस कैलोरिया का 16वीं सदी में ये हुआ जी कि कैलोरिया जो है या कैलवेरिया जो है इसके नए पौधे उगना बंद हो गए। जब नए पौधे नहीं उग रहे तो उन्होंने रिसर्च की कि रीजन क्या है, क्यों नया पौधा क्यों नहीं आ रहा। अड़ी उसके ऊपर रिसर्च की उन्होंने कि भाई ये पौधा नया क्यों नहीं उग रहा, वजह क्या है। तो जब वजह देखना चाहिए तो पता चली जी कि एक परिंदा था जिसका नाम डोडो था, वो परिंदा खत्म हो गया है। अब परिंदे के खत्म होने की वजह से पौधा नया उग नहीं रहा। अब तो आम बंदा ये सोचता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये फॉक्स का हमें क्या फायदा है, सांप का हमें क्या फायदा है। तो वहां के रहने वाले लोगों ने या जो शिप क्रू जाते थे उन्होंने इस डोडो को बेदरेक जो है वो इस्तेमाल किया, शिकार किया। अब ये डोडो वहां से खत्म हो गया। जब डोडो खत्म हुआ तो नए पौधे नहीं आ रहे। अब जब रिसर्च की, जब मजीद उसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला जी कि बेसिकली जो कैलोरिया था उसका बीज ऐसे होता था जैसे हमारा ये अखरोट होता है, और ये डोडो जो है ये उसको खा, शायद में थोड़ा छोटा था अखरोट या आप बादाम कह लें, तो ये डोडो उसको खा लेता था। जो डोडा खाता था तो उसके पेट के अंदर जाके वो उसका छिलका उतर जाता था और बीज बाहर आ जाता था। यानी अगर बादाम उसकी गिरी जो है वो बाहर आती थी, ऊपर से डाइजेस्ट हो जाता था। या अगर आप लोबिया कह रहे तो लोबिया के ऊपर से टेस्टा फट जाता था, बीज में से दाने बाहर आ जाते थे। तो वो दाने जो है वो उगते थे, वो बीज उगता था, तब नया पौधा बनता था। अब हुआ क्या कि डोडो खत्म हुआ तो कैलोरिया भी खत्म हो गया। अब इस तरीके से हर एनवायरनमेंट के अंदर हर जानदार का कोई ना कोई मुकाम है। कोई शय भी ऐसी नहीं, ये पत्थर है ना, पत्थर ये लकड़ी, इनके भी फायदे हैं। अब मत सोचो कि अल्लाह ने ये बस बनाए हैं, इनका भी फायदा है, ये भी किसी मकसद के लिए बनाए गए। हर शय का कोई ना कोई मकसद है। इसी तरीके से एक और मिसाल है हमारे सामने कि ये जो गिद्ध है ना, गिद्ध, इंडिया में गिद्धों की मिकदार जो है वो, ये गिद्धों की खास तादाद मरना शुरू हो गई। जो गिद्ध होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, मुर्दार को खाता है ये मुर्दार को जो खाने वाला है। जब ये मरना शुरू हो गए तो हुआ क्या कि उस एरिया में ये मर गए। जब मरना शुरू हुए तो पहले ये क्या करते थे कि जब कोई जानवर मरता था तो उसको ये खा लेते थे। जब इनकी तादाद कम होना शुरू हुई तो अब क्या हुआ कि ताफन फैलना शुरू हो गया, उसको कुत्ते बाकी जो जानवर थे वो आना शुरू हो गए और कुछ को नहीं खाते। जैसे अब हमारे यहाँ आप देखेंगे कि पहले जंगल जितने भी जानवर मरते थे, अब इसको आप अपने इधर इलाके के अंदर अप्लाई करें। पहले जब भी कोई जानवर मरता था तो ये गिद्ध आ जाते थे, उसको उठा लेते थे। इवन के कुत्ता अगर कहीं मरा हुआ मिलता था तो ये गिद्ध आके उठा के ले जाते थे। अब क्या हुआ है, गिद्धों की मिकदार कम होना शुरू हो गई है, खत्म हो गई है। तो अब आपको रोड के किनारे भी जानवर मरे हुए मिलते हैं, फूल रहे होते हैं और फट रहे होते हैं। अब यही हुआ इंडिया में कि वो क्या हुआ कि वो जो जानवर मरता था उसको पहले वल्चर खा लेते थे। अब वल्चर की तादाद कम हो गई, खास एरिया है उनका। अब ये हुआ कि वो ताफन फैला। वो ताफन चूंकि जब जानवर मरता है ना, आपने गौर किया होगा कि उसके जिस्म में जब कीड़े पड़ते हैं तो एक काले कलर का मादा निकलता है, वो टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला मादा होता है। वो मादा जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी को डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, उनका पानी आलूदा हो गया। जैसे आप हमारे यहाँ भी बेशुमार मसाइल पानी के आ रहे हैं,
पानी आलूदा है, पानी आलूदा हुआ। अब वो काम जो नेचुरली एक बर्ड कर रहा था, जैसे डोडो बीच का टेस्टा मार रहा था, नेचुरली एक काम कर रहा था गिद्ध से, नेचुरल इफेक्ट यानी मुर्दारों को खा जाता था गोश्त, बिल्टू स्किंटू में वो गायब कर देते थे। अब वो चीजें गल सड़ के इन्वायरमेंट के अंदर जहर बना दी, वो माहौल के अंदर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, माहौल के अंदर तबाही आ रही है। ऐसा इंडिया के अंदर भी हुआ। फिर उनको क्या हुआ, तो इंसिनरेटर लगाने पड़े उनको, यानी जहाँ पे जानवर मरता है तो वो पूरी गाड़ी भेजते हैं, वो उसको उठा के लेके जाती है, काट के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर वो होता है। बाद में अब उनने वल्चर सेफ जोन भी बना लिए कि जो वल्चर हैं उनको तो बचाया जाए, उनकी ताकि आबादी बढ़े। अब इसी तरह हमारे यहाँ बेशुमार जानदार ऐसे हैं जिनका हमें पता ही कोई नहीं कि उनका लिंक क्या है दूसरे के साथ। जैसे मैंने पहले कहा था कि जी सांप आ गया तो मारो सांप को, गिदड़ आ गया तो गाड़ी चढ़ा दो उसके ऊपर, मतलब फजूल में। और ये भी याद रखिएगा कि बिला जवाज, बगैर किसी वजह के अगर किसी भी जानदार को आप मारते हैं या उसके मरने का मौजिब बनते हैं तो ये कत्ल होता है। रीजन नहीं है ना पीछे कोई, किस लिए मारा है आपने, ये बताएं। आपने कोई लंगोड़ मारा है, खाने के लिए मारा है, तो क्यों मारा है, खाने के लिए मारा है। अगर आपने उसका शिकार किया उस सीजन में जिसमें उसकी अफजाइश नस्ल ने होना था, तो ये आपने कत्ल कर दिया। अगर आपको गोश्त की जरूरत थी, भाई मुर्गा मिल जाता है, आप 400-500 के रॉन ज़ाया कर रहे हैं, 400 का तो किलो मुर्ग मिल जाता है, वो पका के खा ले, आप क्यों जंगल से पकड़ रहे हैं उसको खा ले। या तो आपके पास पैसे इंसान के लिए तो है, लेकिन इंसान के खाने के अलावा भी तो उसने माहौल को कायम किया हुआ है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि लिपड़ जो है वो हमारी बकरी उठा के ले गए, भाई आपने लिपड़ का खुराक खा ली, जंगली जब जो हिरने थी वो आपने मार दी, तो वो क्या करेगा, वो भी तो कुछ खाएगा, उसने क्या खाना है। और ये बकरी भी आपकी कहाँ से आई, ये भी तो 10,000 साल पहले आपने एनवायरनमेंट से ली है, आपने खुद तो नहीं बनाई। अब ये वो तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं जो आपस में इंटरलिंक कर रही हैं, यानी हर जानदार और बेजान एक दूसरे के साथ ताल्लुक में, उस ताल्लुक को खोलना जोड़ना ये बहुत बड़ा जरूरी है कि अगर कोई भी जानदार किसी एरिया से जब खत्म हो जाता है या उसकी मिकदार बढ़ जाती है तो तबाही आती है। बेशुमार एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पिक मिकदार में बढ़ गए, सुअर, बहुत से आज़ाद कश्मीर में एरिया जहाँ सुअर जो है वो मिकदार में बढ़ गए। क्यों बढ़ गए हैं भाई, क्योंकि हमने लिपड़ को मार दिया है, लिपड़ की मिकदार हमने उसको, शेर को या तो भगा दिया या उसको मार दिया, उसकी तादाद कम हो गई है, या उसका कोई ऐसा प्रेडेटर, इसके अलावा तो और प्रेडेटर, गिदड़ भी उसके प्रेडेटर हो सकते हैं, बाकी भी हैं प्रेडेटर, लेकिन वोल्फ या ऊपर वाले एरिया में जाए तो उसका प्रेडेटर हमने भगा दिया या मार दिया, खुद डिस्टर्ब कर दिया वो लिपड़, वो तो पिक तो मिकदार में बढ़ेंगे, जब पिक मिकदार में बढ़ेंगे तो फिर खैर बढ़ेगी। इसी तरीके से जब कोई जानदार कम होता है तब भी नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, जब ज्यादा होता है तब भी। तो हर जानदार ने दूसरे जानदार को अपने खास अल्लाह ने सिस्टम रखा हुआ, उसके अंदर रह के एक दूसरे को इस्तेमाल भी करते हैं, माहौल में अपना किरदार भी अदा करते हैं। अब आ गया हमारा जो ताल्लुक है माहौल के साथ, वो क्या है, हम कैसे हैं। तो हमारा जो ताल्लुक है माहौल के साथ, उसमें से पहली एक चीज जो कॉमन देखी जाती है एवरीवेयर, हर जगह पे, वो है आग, फॉरेस्ट फायर, या आग का लगाना, या उस तरह की जो भी एक्टिविटी हमारी तरफ से होती है, इंसान की तरफ से। आग जो है वो दो तरह से लगती है, या तो उसको इंसान लगाते हैं या वो कुदरती तौर पर लगती है। कुदरती तौर पर लगने की क्या वजूहत हो सकती है, पत्थर गिरे, पत्थर से पत्थर टकराए, आग लग गई, या आसमानी बिजली गिरी तो आग लग गई। इसके अलावा क्या हो सकते हैं ये। और पाकिस्तान में इसकी वजूहत, या हमारे कश्मीर में आप सोचें कि ऐसा होता है, बहुत कम होता है, या बहुत कम रिकॉर्ड है ऐसा कि आसमानी बिजली गिरी या तो आग लगी है, या फिर पत्थर गिरे तो आग लगी है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे फिर आग के लगने के वाकयात कैसे होते हैं, या तो सिगरेट फेंकी किसी ने राह चलते हुए, सिगरेट फेंकी किसी ने, या फिर इस तरह की कोई और एक्टिविटी की तो आग लग जाती है। अब आप खुद सोचें, एक माहौल के अंदर जब आग लगती है तो कितने जानवर मरते होंगे, सिर्फ ये देखें आप। तो एक बंदे ने जिसने ना चाहते हुए या चाहते हुए आग लगा दी, उसका जो भी मतलब था, आप सिर्फ ये एस्टिमेट लगाएं कि उसने कितने जानदारों को मारा है, कितने जानवरों का कत्ल किया है, और माहौलियाती निज़ाम में कितना बिगाड़ लाया है, सिर्फ ये सोचिए। अच्छा, दूसरा मसला हमारा ये है कि हम जानवर मार रहे हैं, बेदरेक उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हाथी की फोटो है, हाथी के जो टस्क होता है उससे छोटे छोटे हाथी यानी ऑर्नामेंटल चीजें बना के बेचते हैं। भाई हाथी जो जिंदा हाथी, हम कहते हैं एक जो जिंदा मछली होती है वो मुर्दा मछली की निस्बत बहुत ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि जिंदा मछली माहौल में किरदार अदा कर रही है। अब इसी तरीके से हम जो आलूदगी, प्लास्टिक की आलूदगी, अब दुनिया की कोई कंपनी जो है वो पानी नहीं बना सकती,
दुनिया की कोई कंपनी पानी नहीं बनाती। मुझे बताएं कौन पानी बना सकता है? तो पानी बना सकता है? सिर्फ मेरे अल्लाह बनाया है पानी। दुनिया की कंपनी ने क्या करती है, ये बोतलें बना के हमको बेवकूफ़ बना रही है, पानी उसमें डाल के देती है। अब हमारा रवैया ये है कि हमें जहाँ जो चीज़ मिलती है, गाड़ी चलते हुए बोतल बाहर फेंक दी, रैपर बाहर फेंक दिया। अब ये रैपर जो होते हैं ये एनिमल्स खा लेते हैं। अब एनिमल क्यों खाता है? एनिमल पागल नहीं है। एनिमल बेसिकली सूंघता है। जो मैमल्स होते हैं ना, उनकी सूंघने की हिस्स होती है। अब रैपर बिस्किट था, उसके अंदर तो बिस्किट में मैदा था, अंडा था। अब उसको वो स्मेल आ रही है मैदे की। अगर तो वो बारिश से धुल गया फिर तो वो नहीं खाएगा, लेकिन जब तक वो धुला नहीं है उसको वो स्मेल आती है कि शायद इसके अंदर मैदा है, वो समझ के वो उसको आ जाता है। अब जब वो खाता है तो वो उसके स्टमक में जाके इशू क्रिएट करता है, वो मर जाता है। अब ये देखिए, एक बंदे ने रैपर फेंका किसी वाइल्ड एरिया के अंदर, उसको कोई पता नहीं कितने जानवरों को उसने नुकसान पहुंचा दिया। आप बबल खा रहे हैं, आपने बॉटल पानी की फेंकी है। एक बॉटल जो है सिंपल जो वाटर प्लास्टिक की होती है 400 साल लगाती है डिकम्पोज होने में। कभी सोचा है आपने 400 साल? तो ये शापर तकरीबन 10 से 20 साल लगाता है। शापर जो आम शापर होता है, आप तो उसकी क्वालिटी कमजोर करते जा रहे हैं ऐसा था, लेकिन जो पहले शापर थे किसी जगह पे फेंक के चेक कर लेना जमीन के अंदर। अब ये हमारे शहरों की हालत है, जहां पे भी आप देखेंगे आपको यही हालत मिलेगी। ये कौन कर रहा है? कोई खलाई मखलूक आती है जो ऐसा करती है? ये क्या आप किसी नदी नालों में आप देखें, हमारा माहौल के साथ एक ताल्लुक ये भी है कि हमने ना तरक्की कर ली है बहुत ज्यादा। और वो तरक्की क्या हुई है कि पहले जो है वो बच्चों को डायपर नहीं लगाए जाते थे, अब हमने डायपर लगाना शुरू कर दिए हैं, बेड बचाए हैं हमने आपने। अब आपने सोचा है कि वो डायपर जाता कहाँ है? डायपर कहाँ जाता है? नाले में, कस्सी में, उधर ही जाता है। डायपर उधर ही फेंकते हैं ना, तो वो कस्सी किधर लेके जाती है उस डायपर को? वो नाला किधर लेके जाता है? बॉडी में, दरिया में। तो जो सिर्फ पार्टी है ना, सिर्फ पार्टी, वो तो नुकसानदेह नहीं है, वो तो नेचुरल नंबर है, वो तो पहले भी इंसानों से। अब नुकसानदेह क्या है? डायपर। उस डायपर के अंदर केमिकल्स होते हैं, वो माहौल को तबाह करते हैं। अब हमने क्या किया? डायपर उठा के नाले में फेंक दिया, बारिश आई पानी लेके उसको बाके लेके गई। अब हमने लाइल्मी की वजह से या कम इल्मी की वजह से आपकी हयात को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उस डायपर के अंदर केमिकल्स होते हैं, जैसे बेंजीन हो गई, इथलीन हो गई, इस तरह के बेशुमार केमिकल जो पेट्रोलियम मसनूआत भी होती है, प्लास्टिक भी मटेरियल यूज होता है। अब हमने लाइल्मी में, जहालत में ये कर दिया है कि वो जो डायपर फेंका है उसको हमारे अपने माहौल को तबाह कर दिया। अब इसी तरीके से डम एनिमल्स को मारना। अब ये आपने डिफरेंट एरियाज में आपने देखे होंगे कि जो चीज मिलती है, जहां आपको दरख्तों के साथ छापर उगते हुए नजर आएंगे या लोचन नजर आएगी। अब ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको बता रही हैं, जैसे ये देखिए, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है और ये जरा थोड़ा सा डेवलप्ड है। जहां पर भी इंसान पहुंचता है ना, कोई भी पिकनिक स्पॉट है ना, कोई भी पिकनिक स्पॉट, उसको आप गौर से देखेंगे ना, उसके इर्द गिर्द आपको शापर, बाटलें, ऐसी चीजें मिलेंगी। भाई ये मुझे ये बताएं, आप मीरपुर से कोटली सफर कर रहे हैं या पिंडी से मीरपुर आ रहे हैं, आपकी गाड़ी में आपने बाटलें, शापर, चीजें रखी हुई हैं कहीं पर खड़े हुए, तो ये मुझे बताओ कि जहाँ पे टॉफी खाई रैपर बाहर फेंक दिया, जहाँ पे लेस खाई रैपर फेंक दिया, बोतल इस्तेमाल की बाहर फेंक दी, उससे बेहतर नहीं था इकट्ठे करके एक ही जगह पे मीरपुर में आके किसी बिल में डाल देते? उससे बेहतर था। कम अज कम है तो यहाँ पे भी आगे भी डिस्पोज ऑफ उसका गलत ही होता है, लेकिन उससे बेहतर है जो आप रास्ते में फेंकते आते हैं, हर तरफ फैलाते आते हैं। तो कम अज कम हम ये तो कर सकते हैं कि किसी खास एरिया में उसी या पिकनिक स्पॉट पे गए तो जो जितनी चीजें साथ उठा के लेके गए उनको वापस भी तो ला सकते हैं। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हम उस एरिया में क्यों फेंक के आते हैं? अब इसी तरीके से जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे R&D रिसोर्सेज हैं पानी के, उनको हम तबाह कर रहे हैं। उसके अंदर कचरा, गंद, हर तरह का, खुद अंदाजा लगाएं, मट्टी फेंको, डायपर फेंको, हर चीज फेंको। और अब हम मांगते हैं पानी। अब आने वाला है वक्त, ये जो आपका दरिया है, दरिया पुंछ, इसका पानी पीने वाला होता था ना, पीते थे ना लोग। अब आप में से कौन है जो मेरे साथ जाके पिएगा? कोई पी सकता है? तो मुसलमान होने के नाते हमें तो अल्लाह ने कहा है, हमारा दीन कहता है जी कि जो चलता पानी है साफ होता है, लेकिन हमने इसको साफ रखा है। कोटली के सारे नाले इसमें हैं, और रास्ते में जितने नाले उस डायपर सारे आके आप पी सकते हैं, मेरे साथ चल के आप पी लेंगे। तो आप मुझे बताएं कि ये जो बाटलें अगर हम पानी की लेके पीते रहेंगे, आज ये जी डॉक्टर ने मना किया कि ये पानी नहीं पीना, तो नस्लेला पानी पिए, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये सोचने की बात है, ये मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ। इसी तरीके से हमने तो ट्यूबवेल लगा लिया है, हम तो ट्यूबवेल लगा के नीचे से पानी निकाल के पी रहे हैं, लेकिन एनिमल का पानी तो हमने गंदा कर दिया है सारा। एनिमल का पानी तो हमने पोल्यूटेड कर दिया है।
अब नेचुरल एनवायरनमेंट में, और वो तो पहले मैंने बताया था आपको कि हमारा ये है। अब ये कचरा, अब बिन लगी हुई है, बिन लगी हुई है, लेकिन हम दूर से फेंकते हैं कचरा, बिन के अंदर नहीं फेंकते। आप खुद अंदाजा लगाए ना, हमारी ये एटीट्यूड है कि हम बिन के अंदर, खाली जगह है अभी उसके अंदर, ये नहीं कि वो भरा हुआ है, वो खाली है, लेकिन हम फेंकते हैं। अच्छा, एनिमल है। अब हम कहते हैं जी कि हमारा जो वो एनिमल, अब हम देखें, शापर के अंदर बांध के चीजें फेंकते हैं। यार पहले तो ये होता था कि हम जो चीजें बचती थी ना, खुराक के टुकड़े या जो चीजें बचती थी, उनको हम जो है वो ऐसी बाहर फेंकते थे, जानवर खा लेते थे, रिसाइकल हो जाते हैं। अब इतना बड़ा गुनाह हमने शुरू कर दिया है कि ये शापर के अंदर लपेट के और ऊपर से 2-3 गांठे मार के फेंकते हैं। अब एनिमल के बाजू तो है नहीं कि वो निकाल के खाएगा, बेचारा कोशिश करता है तोड़ने ताड़ने की, और कभी कभार तो टूटता ही नहीं, कभी कभार वो क्या करता है कि बीच में से साथ में शापर भी खा लेता है खुराक के पीछे। और ज्यादातर खुराक का हिस्सा क्या होता है कि वो उसी शापर के अंदर गल सड़ जाता है। भाई आप नहीं खा सके ना, छिलके नहीं खाते ना आप, एनिमल तो खाते हैं, तो शापर में बांध के क्यों फेंकते हैं? उसको ऐसे ही एनवायरनमेंट में छोड़ देना बाहर, वो तो रिसाइकल हो जाएगा। शापर में क्यों बांधा है आपने? जब आप शापर में बांधते हैं, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वो जी गैसें बनाता है, ग्रीन हाउस गैस, जो माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रही है। अब इसी तरीके से आप देखें 1985 में 26% इसका इस्तेमाल था, 2000 ये अभी आगे नेक्स्ट, ये आप देखें कि 1970 में अगर ज़मीन ऐसी थी तो 1987 में उसका कुछ हिस्सा हमने खराब किया, 2000 में कुछ और खराब हुआ, 2009 में कुछ और हो, 2015 में इतना, और 2030 में, ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये 2030 दूर नहीं है, ये बड़ा करीब है हमारे। यानी साइंसदानों के मुताबिक, इकोलॉजिस्ट के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि इंसान का जो रवैया अभी तक आपने माहौल के साथ ना जो हमने रखा हुआ है, अगर यही जारी रहा ना तो 2030 में दुनिया पे इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। माहौलियाती तब्दीली आ रही है, बाकी चीज आ रही है, और हमारे रवैये की वजह से। आप अपने रवैयों पे सिर्फ गौर करें कि हमें आपने मारा, हम कहते हैं कि एनवायरमेंट, आपको सिर्फ जो ऑक्सीजन मिलती है ना एक दिन में, ऑक्सीजन तकरीबन अगर 5000 लगा लें, जिन लोगों को कोरोना में ऑक्सीजन लगी होगी ना, आपने अंदाजा लगाया 5000 का सिलेंडर था बड़ा या 6000 का था, अब उसकी कीमत का अंदाजा लगाया कितने की होगी, जो हमें फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है, उसके पैसे लेता है हमसे कोई? आप जो पानी पीते हैं, फर्ज करें 4 लीटर इंसान पानी एक दिन में पी लेता है, तो 130 का लगा ले, 100 का लगा ले, 400 का पानी हो। ये वो मैं चीज़ा चीजें बता रहा हूँ जिनके ऊपर आपकी कोई मेहनत नहीं लगती, सिर्फ उठा के पीते हैं आप, या ऑक्सीजन आप सिर्फ ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करते। घास का मैं कहूंगा तो आप कहेंगे नहीं हम कटाई करते हैं, लेकिन आपके जो जानवर चरते हैं, ये घास तो फ्री आपको मिल रही है, पत्ते आपको फ्री मिल रहे हैं, एनवायरमेंट दे रहा है, बदले में आप क्या दे रहे हैं? सिर्फ ये सोचे आप क्या दे रहे हैं एनवायरमेंट को, मैं क्या दे रहा हूँ एनवायरमेंट? रैपर, शापर, डायपर, गन, इसके अलावा क्या देते हैं हम क्या देते हैं इसके अलावा एनवायरमेंट को? कुछ नहीं दे रहे। यानी हमें तो चाहिए तो ये था कि हम शुक्रिया के अंदाज में अपने एनवायरमेंट को कुछ देते, या अपने, या अल्लाह पाक के बताए हुए जो तरीके हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके, उनके ऊपर कारबंद होते, शुक्र अदा करते हैं अपने रब का। मुझे कहें ऑक्सीजन के लिए जो आप ऑक्सीजन रोजाना लेते हैं, इसका कभी शुक्र अदा किया आपने रब से? मौला हम तेरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिंदा है, मेरे रब तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें पानी जैसी नेमत दी हुई है। अब पानी खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, चश्मे सूख रहे हैं। ये वो चीजें हैं कि जिनके बारे में आप जो है वो सोचेंगे कि हमारा जो किरदार है हमारे माहौल के साथ वो कैसा है। सिर्फ इस चीज के ऊपर सोचना है आपने खुद, हर एक बंदे ने, यानी आपने अपना हिस्सा डालना है, खुद से डालें हिस्सा, कि अगर ये जानवर, ये जानदार, इनमें से कोई एक भी खत्म हो गया तो दूसरे की मिकदार या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, उससे भी माहौलियाती निज़ाम में तब्दीली आएगी, और फिर जो एनवायरनमेंट हमें फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें दे रहा है उनका भी हमें वो हमसे छिन रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेअदबी हो रही है। ठीक है, तो आखिर में भी मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा एक बार फिर कि आपने इतना वक्त दिया और हमारी इतनी बातें सुनी। अब जो है वो आंसर क्वेश्चन का सेशन होगा, अभी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आपके जहन में अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर सवाल ये है जी कि आपने बहुत ही तफसील से जो जंगली हयात है उनके और जो मौजूद है उसके बारे में ये आगाही मुहिम के हवाले से आपने जो, या ये एक तो जो आपने
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब रैपर नहीं सकते फेंकना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि हर एक चीज़ का एक अपना मुकाम है और अपना उसका तो इसके साथ ये जो पब्लिक है, जो लोग हैं, ये अपने तौर पर सवाए इसके कि ये जो गंद है ये ना डालें, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। बाकी जिस तरह से चलते आ रहे हैं, जिनको बताया गया या इस तरह से कर रहे हैं, ये हुकूमती सतह पर अगर कुछ पर पाबंदी लगे तो क्या समझते हैं कि आप इसमें कोई बेहतरी आ सकती है? हुकूमती सतह पे दो तरह के जानदार होते हैं किसी भी मुल्क में। एक वो जानदार होता है जिसको प्रोटेक्टेड एनिमल कहते हैं, यानी जिसका शिकार ममनू होता है, उसकी वजूहत होती है, उसको प्रोटेक्टेड में डाल देते हैं, उसकी आबादी कम हो रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो होता है प्रोटेक्टेड एनिमल। और कुछ जानदारों का शिकार अलाउ होता है, उसकी इजाजत होती है, उसको कहते हैं गेम एनिमल। तो हमारे यहाँ भी दो तरह के एनिमल्स हैं, प्रोटेक्टेड एनिमल्स और गेम एनिमल्स, और उनके बारे में कानून मौजूद है। वाइल्ड लाइफ एक्ट है हमारा 2014 का, ठीक है, उसके अंदर ये दोनों तरह के एनिमल्स की पूरी डिटेल होती है कि कौन से एनिमल का शिकार कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। अब बात आ गई शिकार करने वाले के लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। अब लाइसेंस से रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू गवर्नमेंट का इन्वेस्ट होता है, वही रेवेन्यू होता है जो डिफरेंट शेप में वो यूज भी करते हैं, या आपका वो भी होता है। अब आप लोगों के साथ बात करने का या यहाँ पे जो अवेयरनेस सेशन कम्युनिटी का, क्योंकि ये कम्युनिटी है पूरी, तो कम्युनिटी के साथ जो डिस्कशन है उसका मतलब ही यही था कि आपको अवेयर किया जाए कि आपके इर्द गिर्द के जितने भी रिसोर्सेज है ये आपके, अगर कोई बंदा शिकार कर रहा है तो आपको ये हक हासिल है कि आप उससे पूछे कि भाई आपके पास लाइसेंस है। आप हमारे मुतलका गार्ड को मुतला करें कि भाई इसके पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि अगर लाइसेंस है तो भाई कौन से एनिमल, कौन से बर्ड का लाइसेंस है आपके पास शिकार करने के लिए, कौन से एरिया का है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स आपका है। अब वो मुतलका बंदा पूछेगा, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उसको जुर्माना करेगा, तभी तो पाबंदी, तभी तो मुमकिन है ना कि उस पर कंट्रोल। कानून तो बने हुए हैं ऑलरेडी, आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का समझ लेंगे एक स्टेप है, और उसमें मामला दरकार होती है। किसी भी मुल्क के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तभी काम करती है जब आम जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो साथ देती है, अवेयर होती है। अब सिर्फ इतनी बात अगर आप कह दें, मैं अगर ये बात कह दूँ कि अगर सिर्फ एक मीरपुर या मंगला डैम की अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मंगला डैम पूरा है, इसके ऊपर हमारे खर्च करें 10 वाचर है, आप मुझे बताएं कि ये 10 वाचर यहाँ पे जो इलीगल फिशिंग है उसको रोक सकते हैं? मैं कहता हूँ 1000 वाचर लगा दूँ, आप खुद बताएं इनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कब रुकेगा भाई? भाई यहाँ की आबादी कितनी है? मैं मिसाल अगर एक्सपोज करता हूँ, 1 लाख आबादी है, 1 लाख वाचर भी अगर लगा दिया जाए तो वाचर में सोना भी होगा, कोई और काम का फिर बंदा निकल जाएगा वो जो उसको पकड़ कुछ काम कर देगा। अब रोकना या उसका तभी मुमकिन होता है जब कम्युनिटी को यह बात पता हो कि ये हमारा रिसोर्स है और इसके ऊपर ये हमारा हक है, और ये बंदा इलीगल शिकार कर रहा है। आप भी किसी बंदे को जो बंदूक पकड़ के जा रहा है उसको पूछ सकते हैं किधर जा रहा है, कहाँ है, कहाँ से आए हो आप, लाइसेंस है आपके पास, हमारे वाचर से मौजूद है, उनको आप बता सकते हैं कि भाई ये बंदा है, क्यों कर रहा है शिकार। जब तक आप लोग यानी कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो ये आसान नहीं होता किसी जगह पर। किसी और कंट्री में जाके आप करें ऐसे शिकार को, आपको देखेंगे आम बंदा कैसे आपको ट्रीट करता है। ज्यादा दूर की बात नहीं, इंडिया की 2-3 वाकयात हैं कि जंगल वाले गए हैं जंगल काटने के लिए, या कोई बंदा गया है किसी ना इलीगल हंटिंग बगैर इजाजत के, उन्होंने गाँव वाले ने पकड़ लिया, उसकी धुलाई की सही तरह से, कौन है तू, किधर से, परमिट है तेरे पास? नहीं। बात अवेयरनेस की है। जब कम्युनिटीज अवेयर हो जाती हैं, जब उनको पता होता है कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, हम सब के हैं, और यार ये इस बात का पता हो कि जानदार कितने कीमती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जिंदा मछली जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत की अमल है, उसकी कीमत हजारों में है, लेकिन जब वो मर जाती है तो हंड्रेड्स में आ जाती है। तो हर जानदार जब वो जिंदा है तो माहौल में खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, खास काम कर रहा है माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए। तो जब ये सारे मर जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो जानदार जिनका शिकार जायज़ है उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए महकमा वाइल्ड लाइफ लाइसेंस जारी करता है, उनकी तादाद, उसकी जगह, उसका तयन करके लाइसेंस तो आप शिकार कर सकते हैं। तो हुकूमती लेवल पे कानून मौजूद हैं। बाकी जो बात रही वो आप और मैंने, मगर आज जो आपने वर्कशॉप की है सच्ची बात है, काफ़ी हद तक मालूमात, मगर बात यह है कि जिस तरह इसमें दिक्कत है, इसमें पता है कि 2 आदमी हैं, 6 यूनियन काउंसिल हैं, वो आदमी के पास की बात नहीं, बुनियादी चीज़ होती है अवेयरनेस। ठीक है, मैं अपने आप में दोस्त अखबार हुआ तो मैं उसके घर में बैठा हुआ था, वहाँ जो अकेल की हो रही थी, हम बराबर बैठे हुए थे, वहाँ पर उसके सर की तरफ थे। तो मैंने कहा ये हमारे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ लोग कुछ काम नहीं करते। ठीक है, इस तरह मैं अपने आप जा रहा था तो मोटरसाइकिल पर था तो मेरे सामने
एक मोनस्टिक थे, उसके पीछे उसको बच्चे जा रहे हैं, मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया, जब पार करते ठीक है। अब हमारे इस तरह आपने बताया गिद्ध का, किसी जमाने में यहाँ पर कोई जानवर पड़ता था 24 घंटे के अंदर अंदर वो जगह साफ, ठीक है। आज यहाँ जानवर मरता है, आफ्ताब को गुजरते हैं वहाँ पर आदमी गुजर नहीं सकता, बल्कि ये तो जानवर है कि हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का जानवर होता है उसको जो इलाज करके हम उनको भी सही तरह खाना नहीं होता। बल्दिया वाले कहते हैं आप जगह इकट्ठा कर दे, हमें फोन करें हम, मगर हम वो भी जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर दूसरी चीज होती है जिंदात का बेदरिक इस्तेमाल, कटाई, सबसे बड़ा मसला जो है ना जानवर की जंगली यात होती है, ये तो जंगलों में अपना लेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, सड़कें बढ़ रही है तड़ा, ठीक है, लोग बात हो रहे हैं, जहाँ सारा बात हो रहे हैं हमारे जानवर बात हो रहे हैं। मैं खुद सुबह वॉक करने का आती हूँ, मैं वॉक करता था यहाँ दिल्ली 3 जगह बार मैं मिलता सुबह गर्मी की मौसम जब वॉक करके जाए सुबह तो आप देखें मैं 3 जगह पर मिलता, मगर आप मुझे एक जगह पर मिलता। अभी हमारा ये बेसिक कॉलेज की दूसरी जगह इसके पीछे बोर अब भी काफ़ी सुबह मुझे नजर आते हैं, ठीक है। वो बाहर निकलते आवाज़ देते हैं, खासकर जब सर्दी का मौसम कम होता है तो फिर वो आवाज़ भी निकालते हैं जब उनके सीजन होता है। मगर हमारी बदनसीबी समझ यहाँ गया तो बता नहीं कि जंगलात में हम बेच रहे कहीं तो कटाई होगी, कटाई का मसला हम आग भी लगा रहे हैं, जब आग लगा रहे हैं हम 2 नस्ल को, ठीक है। फिर जिस तरह आपने बताया कि परिंदे होते हैं, ये हम बच्चों को मैं स्कूल टीचर भी रहा हूँ, हम कहते हैं बीज का फैलाव किस तरह दरख्त है, मतलब एक दीवार पर दरख्त होता है, दरख्त में दरख्त होता है, तो हम क्या कहते हैं हवा के लिए बीज चले जाते हैं, या कोई परिंदा या ऐसा जब खाता है वो उसका बीज और वहाँ पर जब उजला फैल गया उसका जो उसका बीज होता है जब उसको खुराक मिल जाती है, मतलब पानी भी मिट्टी भी हवा भी मिल जाता है, वहाँ पर रोक जाता है। ये बीजों का फैलाव जिस तरह आपने कहा, तो अफ्रीका के तो अफ्रीका का नाम बताया, तो वहाँ पर दरख्त की नस्ल खत्म होगी क्योंकि उसका बीज का फैलाव खत्म होगा, बीज का फैलाव होगा तो दरख्त या तो वही है ना, जिस तरह हम चावल खाते हैं गला खाते हैं, ये बने तो जंगलों से निकल कर आएंगे। जिस तरह आपने कहा कुत्ते को हमने पालतू बना दिया, हम बच्चों को पढ़ाते जंगल क्या चीज़ है, बागात क्या है, बागात वो जो हम खुद लगाते हैं और जंगल वो जो खुद बखुद करते हैं, ठीक है। पालतू जानवर वो जो हम घर में पालते हैं और जंगली जानवर वो है जो जंगलों में खुद पैदा होते हैं और उनकी नस्ल खुद ही चलती है, मगर हम क्या करते हैं उनकी नस्ल को खत्म करते हैं। और बेदर्दी हमारे इलाके में गिद्ध का खत्म हो गया, ये मगला डैम में मरगाबी का बहुत गोल के होल आते थे, तो फिर क्या हुआ हम 2 तरह से कि तो मरगाबी को फायदे से मारते हैं, और दूसरा तरीका क्या करते हैं हम जो बीज का फसल गाड़ लगाते हैं डैम के एरिए में उसमें जहर लगाते हैं इससे वो न खाएं, मगर वो जहर खाने की वजह से क्या हुआ कि वो उन्होंने इस जगह के बजाय दूसरे इलाकों का रुख कर दिया, यहाँ से कम हो। फिर इस तरह से देखेंगे तितली नोट से लेकर आप तितली नोट से लेकर ये प्लाग बीजा हमारा है, इसके दौरान 5 में है दुनिया में, तो 70% 80% मगर उसका आविष्कार किस तरह से हो रहा है, लोग वो कहते हैं बम जिसको मार जाते हैं पानी को, तो बुनियादी सी तो ये अवेयरनेस है और हमको कुछ शब्द कहते हैं और ख़ासकर जो हमारे सदर हैं प्रेस क्लब चकसवारी और एक्स सदर हमारे चकसवारी प्रेस क्लब के, और जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे जो वाचर्स हैं खासकर वहेब और शाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। वहेब का मैं बता दूं कि हमारा लास्ट अभी ये 5 दिन पहले हमारा प्रोग्राम था पिछले हफ्ते में, तो उसमें हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में जितने हमारे गेम वाचर हैं उनको हमने इवेल्युएट किया, जो हमने इकट्ठे 10 बिलियन ट्री के तहत जितने लोग भर्ती किए थे 100 वाचर भर्ती किए, तो उन 100 में कि हमने इवेल्युएट किया 2 सालों में कि किस बंदे ने सबसे अच्छा काम किया हो। तो मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये वहेब जो राजा वहेब अली है, ये हमारे उसमें सिर्फ एक बंदा था पूरे 100 वाचरों में जिसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। हम इन्हें मुजफ्फराबाद में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने अपने हाथों से इसको सर्टिफिकेट दिया अप्रिसिएशन, और साथ में नकद रकम का भी इनको ऐलान किया हुआ है, वो भी इनको मिलेगी। तो ये इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से इनको मिला है। तो आप सबका फिर शुक्रिया और आप सब लोगों का यहाँ आने का बहुत शुक्रिया।
अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो इस उम्मीद के साथ आप सबसे इजाज़त चाहेंगे कि इंशाल्लाह आप सब लोग अपना अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे इस माहौल को बचाने